सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम को विश्व की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है क्रिकेट के हर एक पहलू। टेस्ट, टी20, यहाँ तक कि वनडे में भी भारतीय टीम ने सबको धूल चटाई है। फिर बात चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो या फिर न्यूजीलैंड की या फिर विश्व विजेता टीम इंग्लैंड की, भारतीय टीम ने हर एक टीम को उन्हीं के घर में घुसकर हराया है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ी अपनी जी जान झोंक कर मैच में प्रदर्शन करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुकाबले के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ भारतीय टीम लगभग पहले से ही हार चुकी थी, लेकिन इस हाई स्कोरिंग फिनिश को भारतीय टीम ने अंतिम विकेट तक कुछ इस तरीके से पलट कर रख दिया कि इस मुकाबले की फिनिश को आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, यह मुकाबला खेला गया था साल 2014 में। भारतीय टीम जब न्यूजीलैंड का दौरा कर रही थी और दोनों ही टीमों के बीच में 5 मैचों की एक वनडे सीरीज खेली जा रही थी। इस सीरीज का तीसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के ईडन पार्क के मैदान में खेला जा रहा था, जहाँ पर कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी ने जब टॉस जीता तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत से ही यह फैसला कहीं न कहीं भारतीय टीम के खिलाफ जाने लगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से मैदान में आते ही बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने शानदार बल्लेबाजी करी और देखते ही देखते अपना शतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि गुप्टिल ने महज 129 गेंदों का सामना करके ही 111 रन जोड़ लिए थे और इसी दौरान उन्हें साथ मिला अपनी टीम के कप्तान केन विलियमसन का। दोस्तों, केन विलियमसन भी पीछे नहीं थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे विलियमसन ने भी 74 गेंदों में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल दी थी और कहीं न कहीं दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 200 तक तो पहुंचा ही दिया था। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से बची कुची कसर पूरी कर दी बल्लेबाज ल्यूक रॉन्ची ने। दोस्तों, उन्होंने 20 गेंदों में 38 रनों की पारी खेल दी। इसके अलावा टीम सऊदी ने भी 23 गेंदों का सामना किया और अपनी टीम के लिए अंतिम पलों में 27 रन तक जुटा दिए थे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि न्यूजीलैंड की टीम ने इस दौरान भारतीय टीम को जीतने का लक्ष्य दिया तो 314 रनों का। इतने पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से सबसे बेहतरीन सलामी जोड़ी यानी कि रोहित शर्मा और शिखर धवन ने 39 व 28 रनों की पारी जरूर खेली थी, लेकिन उसके बावजूद यह दोनों खिलाड़ी अपने आप को क्रीज पर सेट करने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों के आउट होने के बाद भारतीय टीम के अगले 2 विकेट भी देखते ही देखते गिर गए। जहां विराट कोहली अपनी पारी में 6 रन लगा पाए तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने भी अपनी पारी में मात्र 3 रन ही लगा पाए थे। अब दोस्तों, भारतीय टीम के 79 पर ही 4 विकेट गिर चुके थे। भारतीय टीम को जीतने के लिए अभी भी 235 रनों की दरकार थी और अब मैदान पर आ चुके थे खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें साथ मिला सुरेश रैना का। तो दोनों खिलाड़ियों ने भले ही अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन इससे पहले कि भारतीय टीम 200 तक भी पहुंचती, यह दोनों खिलाड़ी कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। भारतीय टीम के अब 184 पर 6 विकेट गिर चुके थे और जीतने के लिए मात्र 80 गेंदों में ही 130 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज रविंद्र जडेजा व रविचंद्र अश्विन, और अश्विन की बल्लेबाजी ने तो अब पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अश्विन के बल्ले से केवल चौके और छक्के ही निकल रहे थे और महज 46 गेंदों का सामना करके ही रविचंद्र अश्विन ने अपनी पारी में 65 रन तक जड़ दिए थे। हालांकि इसके बाद वह कैच आउट हो गए और भारतीय टीम के अब 7 विकेट गिर चुके थे। जीतने के लिए 27 गेंदों में 40 रन तक चाहिए थे और ऐसे मौके पर रविंद्र जडेजा ही भारतीय टीम की आखिरी जीतने की उम्मीद बन गई थी। अब दोस्तों, इस दौरान रविंद्र जडेजा ने तो काफी धुआंधार बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन क्रीज के दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे। भुवनेश्वर कुमार व मोहम्मद शमी आउट हो गए, जिसके बाद भारतीय टीम के 9 विकेट गिर चुके थे। अब अंतिम ओवर शुरू हो चुका था। भारतीय टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे और भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला पूरी तरह निकल चुका था। लेकिन अभी स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, जिन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरा मुकाबला ही पलट गया। दोस्तों, इस ओवर की पहली गेंद पर ही रविंद्र जडेजा ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया था। इसके बाद अगली गेंद एक वाइड के रूप में भारतीय टीम को मिल गई, परंतु फिर अगली 2 गेंदें पूरी तरीके से डॉट बॉल्स रही और भारतीय टीम को एक भी रन नहीं मिला। अब अंतिम 3 गेंदों में भारतीय टीम को जीतने के लिए 12 रन तक चाहिए थे। चौथी गेंद पर जडेजा ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। इसके बाद 5वीं गेंद पर फिर से मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से जडेजा ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों, अब अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को जीतने के लिए महज 2 रन चाहिए थे, जो कि जडेजा आसानी से बना सकते थे, परंतु इस गेंद को डिफेंस करने के बाद जैसे ही जडेजा रन लेने के लिए भागे तो गेंद ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई और जडेजा केवल 1 ही रन ले पाए, जिसके चलते यह मुकाबला वहीं टाई हो चुका था। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। 6 गेंदों में 18 रन बनाना अपने आप में ही बड़ी बात है और जब हाथ में केवल 1 विकेट हो। साथ ही यह जडेजा और अश्विन की जाबाज बल्लेबाजी थी, जो कि इस हारे हुए मुकाबले को भी आखिरी गेंद तक ले आई थी। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले को आज भी याद किया जाता है, लेकिन जडेजा की इतनी
शानदार बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, कोरोना का कहर इस समय सारी दुनिया में जारी है। आपको बता दें कि हर जगह पर संकट के बादल छाए हुए हैं और खुद भारत में ही अब तक तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन एक अच्छा आंकड़ा यह भी है कि भारत में अब तक 60,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन का चौथा संस्करण शुरू होने वाला है और 31 मई के बाद भारत देश में लगभग हर जगह पर कई तरीकों की छूट दी जाने वाली है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं उस क्रिकेट के टूर्नामेंट के बारे में जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का 2020 में होना भी मुमकिन है या फिर नहीं, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको यह बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी IPL की शुरुआत मार्च के महीने से होनी थी। अब तक तो शायद IPL खत्म भी हो जाता, लेकिन आपको बता दें कि अब IPL का टूर्नामेंट कब तक शुरू होगा, इस पर एक बड़ी अपडेट आई है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खुशखबरी यह बता दें कि दोस्तों, भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात के ऑर्डर पास कर दिए हैं कि सभी स्टेडियम्स को फंक्शन में लाया जा सकता है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को भी मैदान में प्रैक्टिस करने की छूट तक दी गई है। मतलब कि खेल जगत में गतिविधियां पूरी तरीके से शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन खिलाड़ी मैदान का रुख कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी खुशखबरी व अपडेट तो यह है कि हाल ही में BCCI के एक आला अधिकारी ने इस बात पर बड़ा बयान दिया था। ऐसे ही भारत देश में रियायतों को बढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद से टूर्नामेंट्स को आयोजन कराने के प्रॉपर प्लान्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI इस बात का पूरा मन बना चुकी है कि 2020 में IPL का आयोजन कराया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि BCCI के लिए IPL ही सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इस साल मुकाबले कराए जाएंगे तो वह सभी इंडोर मैचेस होंगे और कोई भी दर्शक मुकाबलों को स्टेडियम में बैठकर तो लाइव नहीं देख सकते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि आखिरकार IPL की शुरुआत कब होगी, क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2020 में T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। लेकिन ICC के बोर्ड की मीटिंग 28 मई को होनी है, जहां पर T20 वर्ल्ड कप को डिले करने के फैसले लिए जाएंगे, इस बात के आसार जताए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो सभी टीमों को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होना होगा। और दोस्तों, क्योंकि यह वर्ल्ड टूर्नामेंट है तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कराने के लिए काफी ज्यादा बड़े प्लान्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे में यह बात मानी जा रही है कि वर्ल्ड कप की शुरुआत जो कि सितंबर के महीने में होनी थी, वह शायद नवंबर या फिर दिसंबर में जाकर हो। लेकिन इसी बीच इन सभी महीनों के अंदर IPL का आयोजन कराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 31 मई के बाद लॉकडाउन का चौथा संस्करण शुरू हो जाएगा। अगर खिलाड़ियों को मैदान में इतने लंबे समय के बाद प्रैक्टिस करने के मौके दिए गए तो लगभग 1 से 2 महीने तो लगेंगे उन्हें अपनी फॉर्म में आने के लिए। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचित किया जाएगा IPL खेलने के लिए। और दोस्तों, क्योंकि सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी मैदान में इतने लंबे अरसे के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें लगभग 2 से 3 महीने तो चाहिए ही होंगे। और इसी अंतराल के भीतर BCCI इस बात का पूरा ब्लूप्रिंट बना लेगी कि किस तरीके से भारत में IPL का आयोजन कराया जाना है। ऐसे में दोस्तों, अगर अंदाजा लगाया जाए तो अगस्त के अंत या फिर सितंबर के महीने की शुरुआत में IPL 2020 का आयोजन कराया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि सभी मुकाबले इंडोर ही होंगे। साथ ही दोस्तों, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि 2 से 3 महीनों के अंदर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी काफी धीमी पड़ सकती है और उसके बाद फिर IPL का आयोजन भारत में कराया जाएगा। दोस्तों, ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के पेशेंट्स 1.5 लाख से बढ़कर हो चुके हैं। हालांकि 60,000 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इन रियायतों के बाद क्या भारत देश में IPL 2020 का आयोजन कराया जाना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस समय सारा विश्व एकजुट होकर कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ एक बेहद ही जरूरी जंग लड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक और जंग अब क्रिकेट के गलियारों में भी छिड़ चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह जंग भारत और पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के बीच में है। पाकिस्तान की टीम के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने हाल ही में कश्मीर व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिस पर अब भारतीय टीम के सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने कड़वे बयान देने शुरू कर दिए हैं और साथ ही शाहिद अफरीदी की जमकर बेइज्जती भी करी है। चलिए दोस्तों, आपको शुरुआत से पूरा मुद्दा समझाते हैं। दरअसल हाल ही में शाहिद अफरीदी POK में पहुंचे थे। यहाँ पर अपना भाषण देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार अपशब्द कहे। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कश्मीर पाकिस्तान का है और भारत ने उस पर जबरन कब्जा कर रखा है। और दोस्तों, शाहिद अफरीदी केवल यहीं तक नहीं रुके। आपको बता दें कि उन्होंने एक बेहद ही भद्दा ट्वीट भी किया था। लेकिन उनकी इन सभी बातों का जवाब देते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने किस तरीके से शाहिद अफरीदी की बोलती बंद करके रख दी है। सबसे पहले दोस्तों, शाहिद अफरीदी को करारा जवाब दिया शिखर धवन ने। दोस्तों, आपको बता दें कि शिखर धवन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब सारी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ रही है, तब भी इन्हें केवल कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर पहले भी भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। और चाहे तुम 22 करोड़ ले आओ, हमारा एक ही 1.25 लाख के बराबर है। बाकी की गिनती शाहिद अफरीदी आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद युवराज सिंह ने भी शाहिद अफरीदी को एक करारा तमाचा मारा है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों पहले युवराज सिंह ने शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को प्रमोट किया था। इसके बाद उनकी भी आलोचना की गई थी। लेकिन अब शाहिद अफरीदी के खिलाफ युवराज सिंह ने अपना बयान देते हुए कहा
कहा कि शाहिद अफरीदी के इतने घटिया व आपत्तिजनक बयान से मैं बेहद ही निराश हूँ। भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता और मानवता के तौर पर मैंने भले ही आपके लिए अपील कही थी, लेकिन अब आगे मैं ऐसी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हरभजन सिंह एक लाइव सेशन के दौरान मौजूद थे, जहां पर जब उनसे शाहिद अफरीदी के इस बयान के बारे में पूछा गया तो हरभजन सिंह का बयान भी सुनने वाला